अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पहाड़ी इलाकों में गर्मी कम होती है, हालांकि वो इलाका सूरज के ज़्यादा करीब होता है। अब जैसे K2 है तो वो कराची के मुकाबले में सूरज से 28,000 फीट ज़्यादा करीब है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सूरज की शुआओं में गर्मी नहीं होती, बल्कि वो शुआएं जिस चीज़ से टकराती हैं उसको वो हीट अप कर रही होती हैं। और कुछ ऐसी सरफेस भी होती हैं जिनसे जब वो टकराती हैं तो वो हीट वो सरफेस एब्जॉर्ब कर लेती है और उसको स्टोर कर लेती है और उसको ट्रांसमिट करती है। तो यही वजह है कि पहाड़ी इलाकों में गर्मी कम होती है, क्योंकि वहां पे नंबर एक दरख्त होते हैं जो सूरज की किरणों को कन्वर्ट कर देते हैं ग्रोथ में और उसके नीचे छांव और ठंडक बनाते हैं। दूसरा, पहाड़ी इलाकों में हवा का दबाव कम होता है, ऑक्सीजन कम होती है, जिसकी वजह से गर्मी ट्रांसमिट नहीं होती एक जगह से दूसरी जगह पे। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि पावर क्राइसिस क्यों है हमारे मुल्क में और इसका सोल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ रिसर्च शेयर करता हूँ लम्स के प्रोफेसर डॉक्टर फयाज अहमद चौधरी साहब की। तो डॉक्टर साहब ने 5 साल का डाटा लिस्ट किया है, जिसमें उन्होंने दिखाया हुआ है कि सर्दियों में डिमांड है पावर की वो 15,000 मेगावाट है, गर्मियों में ये डिमांड 31,000 यानी डबल से भी ऊपर हो जाता है। और ये जो 16,000 मेगावाट है, इसको डॉक्टर साहब ने कूलिंग लोड का नाम दिया है कि ये लोड जो बढ़ता है ये इसका मकसद क्या है। इसकी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है सिवाय इसके हमारे ऑफिसेज को, हमारे घरों को, हमारे पब्लिक प्लेसेस को कूल करने के लिए इतनी बिजली का इस्तेमाल होता है। ये डॉक्टर साहब ने जो एनर्जी कंजम्पशन है उसको चार्ट के जरिए यहाँ पे दिखाया हुआ है कि गर्मियों में जो एनर्जी डबल इस्तेमाल होती है उससे 84 बिलियन डॉलर की कॉस्ट हमारी बढ़ जाती है इलेक्ट्रिसिटी की। तो एक्चुअल प्रॉब्लम जो हमें समझ आ रही है वो पावर का कम होना नहीं है, बल्कि एक्चुअल प्रॉब्लम गर्मी का बढ़ जाना है। उसके सोल्यूशन में हम इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल करते हैं कूलिंग करने के लिए। अच्छा, इस चार्ट में डॉक्टर साहब ने बताया कि सिर्फ गर्मियों में ही हमारा मसला नहीं होता, बल्कि सर्दियों में भी हमारा गैस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है हीटिंग पर्पज़ के लिए। तो ये एक्चुअल प्रॉब्लम हो क्या रही है? असल प्रॉब्लम जो आ रही है वो हमारे घरों का, ऑफिसेज का स्ट्रक्चर है जो कि हमने बनाना शुरू किया हुआ है। हमने करोड़ों साल पुराने जो तरीके थे उन सबको साइड पे कर दिया और नए तरीकों से, सीमेंट से और ग्लास से हमने घर बनाना शुरू कर दिए ताकि खूबसूरत लगें, लेकिन उनकी वजह से हमारे घर वेदर फ्रेंडली नहीं होते। तो उसका सोल्यूशन ये है कि हम अपने घरों को एनर्जी एफिशिएंट बनाएं ताकि वो सस्टेनेबल हो, लॉन्ग रन में चलने वाले हों। जो डॉक्टर साहब ने तजावीज़ दी हैं उनमें सबसे पहले है इफेक्टिव इंसोलेशन, कि जैसे मैंने शुरू में बताया कि सूरज की शुआएं किसी मटेरियल को, खासतौर पे सीमेंट को और शीशे को बहुत गर्म कर देती हैं। वहाँ पे वो गर्मी स्टोर भी हो जाती है, वहाँ से वो गर्मी हवा के जरिए ट्रांसमिट भी होती है और ना सिर्फ हमारे दिन गर्म गुजरते हैं बल्कि रात को भी वो गर्मी पंखे से के जरिए फेंक रहा होता है। उसका सोल्यूशन ये है कि हम ऐसा मटेरियल लगाएं जो सूरज की शुआओं को अब्जॉर्ब ना करे। तो हम घर को चेंज करने की बात नहीं कर रहे, बल्कि जो पुराने घर हैं उनके ऊपर भी इंसुलेशन कर सकते हैं। इंसुलेशन का सबसे सस्ता आसान काम यह है कि आप जो वाइट वॉश होता है, चूना होता है, 4-5 हज़ार का मिल जाएगा, उसको आप मिक्स करके गाढ़ा गाढ़ा छत पे लगा दें। तो उससे ये होगा कि आपका एक सीज़न आराम से निकल जाएगा और सूरज की गर्माइश अंदर एब्जॉर्ब होने के बजाय काफ़ी हद तक वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसके अलावा और तरीके भी हैं, जैसे आप वाइट सीमेंट को मिक्स करके लगाएं। उनके ऊपर अगर आपने पायदार करना है कि कई साल तक चलता रहे तो उसके ऊपर एक वेदर शीट मिलती है, वो भी हार्डवेयर पेंट की दुकान से मिल जाती है। वेदर शीट लगा देने से वो ज़्यादा पायदार हो जाएगा और काफ़ी अरसा चलेगा। इसके अलावा बकेट्स मिलती है वेदर की, जो जस्ट आपने ब्रश के जरिए छत के ऊपर अप्लाई कर देनी होती है। तो इससे आपके घर का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम हो जाएगा। तो 10 डिग्री बहुत बड़ा फर्क है, यानी अगर पहले वो 40 डिग्री का था तो इंसुलेशन के बाद 30 डिग्री सेंटीग्रेड घर का टेम्परेचर हो जाएगा, जो कि एक बहुत वाज़ेह फ़र्क है। उसके बाद विंडोज़ आप हाई परफॉर्मेंस वाले लगाएं, ऐसी लगाएं जो रिफ्लेक्ट कर रही हो विंडोज़ के ऊपर। अगर आप सोलर की स्टिकर भी लगा सकें तो उससे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। एयर सीलिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आपने एसी लगाया हुआ है तो दरवाजे की दर्जों से, दरवाजे के नीचे विंडो की दर्जों को अच्छे तरीके से सील करें ताकि आपकी कूलिंग वेस्ट ना जा रही हो। एसी ये कह रहा होता है कि जितना आपने टेम्परेचर सेट किया होता है उस टेम्परेचर पे जाके वो ट्रिप कर जाता है, यानी बंद हो जाता है, और दोबारा जब कमरा गर्म होना शुरू हो जाता है तो फिर वो एसी चल पड़ता है। तो इस तरह एसी को बीच में ब्रेक मिलती रहती है जिससे बिजली की भी बचत होती है और एसी भी कम इस्तेमाल होता है।
थर्मल मास का ख्याल रखना होता है। सीमेंट, गिलास, ये चीजें हैं, ये इनमें थर्मल मास होता है, इनमें हीट एब्जॉर्ब हो जाती है। इनके मुकाबले में जो लकड़ी होती है वो हीट एब्जॉर्ब नहीं करती। सोलर शेडिंग को आप यूज करें, अपने जो पार्किंग के ऊपर का एरिया है जहां पे भी शेड चाहिए वहां पे सोलर लगा लें, ताकि डबल फायदा होगा, ये बिजली भी बनेगी और उसके नीचे शेड भी मिलेगा, तो वो ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। थर्मल ब्रेक चाहिए होता है। जैसे मैंने कहा कि हीट ट्रांसफर होती है एक एरिया से दूसरे एरिया में, तो डिफरेंट एरियाज के दरमियान आप थर्मल ब्रेक लगा सकते हैं। आप इंसुलेशन शीट पेपर लगाएं ताकि इस छत की गर्मी दूसरे छत पे या नीचे ना आए। कमरे की प्रॉपर साइजिंग करें, वेंटिलेशन का ख्याल रखें, एग्जॉस्ट फैन लगे हों ताकि कमरे को अगर फौरन ठंडा करना है तो आप एग्जॉस्ट चला दें और कमरा फौरन एक लेवल पे आ जाए। इलेक्ट्रिसिटी में ये होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंट डिवाइसेस आती जाती हैं। जैसे मैंने बताया था कि आजकल 30 वाट के भी पंखे आ गए हैं जो पहले 100 वाट के होते थे। इसी तरह इन्वर्टर एसी है जो कि बहुत कम पावर लेते हैं बनिस्बत पुराने एसी के। आप अपनी डिवाइसेस को भी चेक करते रहें, जो पुरानी फ्रिज है, पुराने फ्रीजर है, पंखे हैं, एसी हैं, अगर ज्यादा एफिशिएंट आपको मिले हैं तो आप उनको रिप्लेस कर लें कि जो उसकी कॉस्ट है वो आपके बिल्स में आपको रिकवर हो जाएगी और फायदा ही होगा। फिर जो बिल्डिंग्स में एसी लगे होते हैं वो हाई परफॉर्मेंस लगाएं। ज़मीन की सरफेस से नीचे का टेम्परेचर मुस्तकिल रहता है सारा साल 15-16 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी वजह से जो बेसमेंट होती हैं वो गर्मियों में ठंडी और सर्दियों में गर्म महसूस होती हैं, और ट्यूबवेल के पानी के साथ भी यही मामला होता है। जियो थर्मल का इस्तेमाल करें और अप्लाइंसेस वो वाली लें जो ज़्यादा एफिशिएंट हो। जब आप ये मेजर लेंगे तो मोर देन 25% आपको इलेक्ट्रिसिटी की सेविंग होगी। डॉक्टर साहब की रिसर्च के अलावा कुछ चीज़ें और भी हैं। सबसे मेन चीज़ दरख्त हैं। दरख्त और हमारा एक जैसा साथ है, हम जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करते हैं वो दरख्त एब्जॉर्ब करते हैं। दरख्त जो ऑक्सीजन एमिट करते हैं वो हम एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसलिए दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, अपने लिए ना सही तो अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए एक अच्छा माहौल छोड़ के जाएं। तो उसके बाद जितनी लग्जरीज हैं वो एक बीमारी की तरह होती हैं कि वो बढ़ती जाती हैं और उनको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप कोशिश करें नेचर के करीब रहने की। फिर जो रिसोर्सेज हैं उनके बारे में आप किफ़ायत शुआरी का मुजाहरा करें, उनको ज़ाया ना करें। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि एक बल्ब है वो 10 वाट लेता है, तो बल्ब बंद करने से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना कि एसी या ज़्यादा लोड वाली चीज़ें करने से पड़ेगा, क्योंकि 100 सुनार की एक लोहार की। और आखिर में यह है कि इन सब चीज़ों की ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करें, लोगों को बताएं, और जो लोग भी इन्वायरमेंट के लिए काम कर रहे हैं हम उनकी मदद करें। जी, तो कंक्लूड करते हैं। पार्ट 1 में मैंने अपना सोलर का एक्सपीरियंस शेयर किया था और सोलर से मुताल्लिक बुनियादी चीज़ें शेयर की थी। पार्ट 2 में सोलर कैलकुलेटर आपके साथ शेयर किया ताकि आप खुद भी अपने घर का, ऑफिस का लोड कैलकुलेट कर सकेंगे कितने किलोवाट का सोलर लगना है। और तीसरे पार्ट में हमने बात की कि सूरज की किरणें कुछ मटेरियल में एब्जॉर्ब हो जाती हैं, वहाँ स्टोर हो जाती हैं, वहाँ से ट्रांसमिट होती हैं और वो एक गर्मी क्रिएट कर रही होती हैं। उनमें हवा का भी अमल दखल होता है, सीमेंट का, गिलास का। तो अपने घरों की इंसुलेशन कराएं ताकि आपके घर एनर्जी एफिशिएंट हो, आपको एनर्जी की ज़रूरत ही कम पड़े। सो दैट्स ऑल। अल्लाह हाफिज़।